नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिन्हें मैंने अलग अलग भागों में बांट लिया है। आज का जो शीर्षक है वो है बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया, और ये जो शीर्षक है इस पाठ का चौथा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये शीर्षक पढ़ना। इस वीडियो में जितने भी फ्लो चार्ट्स मैं यूज कर रही हूँ इन सभी का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। सबसे पहले हम भारतीयकरण जो शब्द है इसका अर्थ जान लेते हैं। भारतीयकरण का मतलब होता है भारतीय लोगों की जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, सभी चीज़ों को यदि किसी दूसरे देश से आए हुए लोग उसे अपना लेते हैं तो इसे उस देश के लोगों का भारतीयकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर बाबर और अकबर, जिन्हें कि मुगल शासक के रूप में जाना जाता था, इनका भारतीयकरण किस तरह से हो रहा था और ये प्रक्रिया कैसी थी। इन लोगों ने किस तरह से भारत की सारी चीज़ों को अपना लिया था और अपने आप को भी इसी धरती का उन्होंने मान लिया था। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन बिंदुओं को। सबसे पहला है सन 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। अब यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। अब ये किनके बीच में था? बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का युद्ध ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, जिसके बारे में इतिहास में भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो युद्ध था वो लड़ा गया था बाबर के बीच में, और उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान इब्राहिम लोदी, इनके बीच में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। बाबर पानीपत का युद्ध जीत गए थे। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, और इस जीत के साथ ही बाबर ने जैसे ही इस युद्ध को जीत लिया था, भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। दिल्ली में ही उन्होंने अपना शासन शुरू किया, और उसी वक्त से मुगलों का शासन जो है वो शुरू हो गया था, जिसकी नींव बाबर ने रखी थी। बाबर आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी। बाबर जो थे वो बहादुर तो थे ही, शक्तिशाली तो थे ही, साथ साथ उनका व्यक्तित्व जो था, उनकी पर्सनालिटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षक थी। बाबर नई जागृति के शहजादे थे। उस वक्त वो काफ़ी युवा थे और उस समय उनके मन में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनके विचार बहुत ही खुले हुए थे और वो एक नया बदलाव यहाँ पर लाना चाहते। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जब उन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी, मुगल शासन शुरू किया था, तब उनके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं थी, और इसीलिए उन्हें नई जागृति का शाहजादा मतलब होता है राजकुमार भी कहा गया है। बाबर का शासन काल केवल 4 वर्षों का रहा। तो यहाँ पर उनका जो शासन काल था मुगल साम्राज्य में वो बहुत ही कम समय के लिए था। केवल 4 वर्षों तक ही वो राजा के रूप में यहाँ पर कार्य कर सके। बाबर का अधिकांश समय युद्ध में बीता। अपने आप को, मुगल वंश को यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्हें हमेशा युद्ध लड़ना पड़ता था। जो यहाँ के जो राजा थे, उस वक्त राजपूत राजा यहाँ पर बहुत सारे थे और वो शक्तिशाली भी थे। बहुत सारे राजाओं ने उन्हें अपना शासक मानने से मना कर दिया था। यही कारण था कि बाबर जो थे उनका अधिकांश समय युद्ध में ही बीतता था। आगरा में वे एक भव्य राजधानी भी बनवा रहे थे। जिस तरह से उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मुगल शासन को फैलाने के लिए, तो यहाँ पर उसी सिलसिले में उन्होंने आगरा में एक नई राजधानी बनाने का भी निर्णय किया था, और जिसका काम भी शुरू हो चुका था। यह काम कुसंतु तूनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी से करवाया गया था। अब ये जो कुसंतु तूनिया है ये सबसे पहले रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, लेकिन बाद में जो तुर्किस्तान के लोग थे उनके साथ युद्ध हुआ, और बाद में ये जो शहर था ये तुर्की का एक छोटा सा नगर बन गया। यहाँ पर बहुत सारी कलाओं को जानने वाले लोग रहा करते थे। जैसे कि यहाँ के जो लोग थे वो चमड़े का काम बहुत अच्छा जानते थे, शस्त्र बनाने का काम भी उन्हें बहुत अच्छा आता था, वास्तुशिल्प जो था उसमें भी वो बहुत ही पारंगत थे। तो यहाँ पर जो बाबर थे, जो कि आगरा में अपनी भव्य राजधानी का निर्माण करवा रहे थे, उन्होंने वास्तुशिल्पी, जो वहाँ के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प थे, उन्होंने यहाँ पर भारत बुलाया। आगरा की इमारतों को बनाने का जो कार्य है वो उन्होंने इनकी जिम्मेदारी में छोड़ दी। इसके बाद है बाबर बहादुर और साहसी होने के साथ कला, साहित्य और अच्छे रहन सहन का भी शौकीन था। यहाँ पर बाबर जो थे बहादुर तो थे ही, साहसी भी वो बहुत थे, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी, तो ये बहुत ही साहस का कार्य था। इसके साथ ही वो कला और साहित्य के भी बहुत बड़े
कद्रदान थे। कला और साहित्य को भी वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे और वो अच्छे रहन सहन के भी शौकीन थे। अच्छे रहन सहन का मतलब है अच्छे वस्त्र धारण करना, अच्छा खाना पीना, इन सारी चीज़ों के भी वो बहुत ही शौकीन थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बाबर ने किस तरह से भारत में मुगल वंश की नींव रखी और यहाँ पर उनका शासन जो है वो कैसे चल रहा था। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है अकबर का व्यक्तित्व और शासन। बाबर के 4 वर्ष के छोटे से शासनकाल के बाद अकबर का शासनकाल शुरू हो जाता है। अकबर और बाबर किस तरह से एक दूसरे से संबंधित थे ये हम देख लेते हैं। बाबर का पौत्र था, पौत्र का मतलब होता है पोता, ग्रैंडसन। तो यहाँ पर इस तरह से जो बाबर थे वो अकबर के ग्रैंडफादर थे। भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। अकबर के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि भारत में मुगल शासन जब से शुरू हुआ था तो अकबर इसके तीसरे शासक के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे थे। मुगल साम्राज्य की बुनियाद उसने पक्की की। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। बाबर ने इसकी स्थापना की थी। हुमायूं ने भी कुछ दिन यहाँ पर शासक के रूप में काम किया, लेकिन मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में, उसे शक्तिशाली बनाने में सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो किया था अकबर ने। बाबर से भी अधिक आकर्षक और गुणवान थे। अब यहाँ पर अकबर जो थे वो अपने दादा बाबर से भी ज़्यादा देखने में आकर्षक थे और उनमें बहुत सारे गुण भी थे। अकबर के अन्य गुण, यहाँ पर अकबर के और बहुत सारे गुण थे जिनमें से कुछ यहाँ पर बताया गया है। बहादुर और साहसी, वो बहुत ही बहादुर थे और दुस्साहसी थे, वो किसी से डरते नहीं थे। योग्य सेना नायक थे, अपनी सेना का वो नेतृत्व इतने अच्छे तरीके से करते थे कि एक बार उनकी ललकार से ही सारे सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे और साथ ही साथ युद्ध में जान देने के लिए भी वो तैयार खड़े रहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विनम्र और दयालु, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो सबके प्रति बहुत ही विनम्र भाव रखते थे और उनके अंदर दया और करुणा की भी भावना थी। लोगों के दिल और दिमाग पर राज करना चाहते थे। वो सिर्फ राज्यों को जीतना या अपने राज्य के क्षेत्र को ही बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों और दिमाग पर भी वो छा जाना चाहते थे। अखंड भारत का सपना देखा था। यहाँ पर भारत की धरती में वो इतने रच बस गए थे, उनका इस तरह से भारतीयकरण हो चुका था, यहाँ की चीज़ों को उन्होंने इतनी अच्छे से अपना लिया था कि वो भारत के लिए हमेशा भला सोचते थे। भारत को एकता के सूत्र में वो बांधना चाहते थे। हर कोई यहाँ पर जात पात को लेकर के अलग न रहे, बल्कि एक साथ वो भावनात्मक रूप से भी सब जुड़े रहें, यही सपना उन्होंने देखा था। राजनीतिक ही नहीं, भावनात्मक रूप से जनता एक होकर रहे। उनकी ये दिली इच्छा थी कि सभी लोग सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही एक न रहें, बल्कि भावना भी उनकी एक रहे। आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी थे। उनमें एक और भी गुण था कि वो बहुत ही आदर्शवादी थे। कोई भी चीज़ अगर उनके लिए गलत है, उन्हें बताई गई है शुरू से कि ये चीज़ गलत है, तो वो अपने आदर्शों से नीचे आकर के उस गलत काम को कभी भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर उनके अपने कुछ आदर्श थे जिनसे उन्होंने अपने आप को नीचे कभी भी नहीं किया। स्वप्नदर्शी, हमेशा वो स्वप्न दृष्टा थे, हमेशा आगे के लिए सोचते थे। बड़े बड़े उनके सपने थे जिन्हें वो पूरा करने में दिन रात लगे रहते थे। प्रभावी नेता, जो लोगों में स्वामी भक्ति जगा सकता था। इसके साथ ही वो एक प्रभावशाली नेता भी थे। तो यहाँ पे वो एक बहुत ही प्रभावी नेता भी थे। अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से वो लोगों के सामने रखना जानते थे और उनकी बातों से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित होते थे कि वो उनके मन में स्वामी भक्ति की भावना भी जग जाती थी। तो इस तरह से अकबर के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। आइए हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद बताया गया है अकबर की चाहत। अकबर की क्या इच्छा थी? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, अकबर की इच्छा थी कि भारत हमारा एक होकर रहे। भारतीय लोग जो हैं उनमें जात पात या वर्ण को लेकर के कोई अंतर ना रहे। अकबर की चाहत अखंड भारत। अखंड का मतलब होता है जो खंडित ना हो, जो टुकड़ों में ना बटा हुआ हो। तो यहाँ पर वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो कि टुकड़ों में, जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग लोग ना रहें, एक साथ वो एक भावना के साथ वो रहें। तो यहाँ पर उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? 1556 ईस्वी से अकबर का शासन आरंभ हुआ। अकबर जो है उनका शासनकाल शुरू होता है 1556 से। 50 वर्षों के शासनकाल में लगातार अखंड भारत के सपने को साकार करने में लगे रहे। उनका जो शासनकाल था वो 50 वर्षों का था। इन 50 वर्षों में सिर्फ उन्होंने एक ही सपना देखा था कि हमारा भारत जो है वो बिल्कुल एक रहे, भारतीय लोग एकजुट होकर के रहें, और इस सपने को वो लगातार पूरा करने में लगे हुए। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को अपनी ओर मिला लिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजपूत सरदार थे। सरदार का मतलब है बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा हुआ करते थे जो बहुत ही स्वाभिमानी थे, लेकिन अकबर के कार्यों को देख करके, अच्छे काम को देख करके
उन्होंने भी अकबर को अपना शासक मान लिया था, अपना राजा मान लिया था। एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया। अकबर का विवाह जो था वो एक राजपूत राजकुमारी से हुआ था जिसका नाम था जोधा। तो जोधा भाई से इनका विवाह हुआ था। पुत्र और वारिस जहांगीर, आधा मुगल और आधा राजपूत। यहाँ पर अकबर और जो जोधाबाई थे उनका एक पुत्र था जिनका नाम जहांगीर था। जहांगीर को सलीम के नाम से भी हम जानते हैं। वो इनका पुत्र तो था ही और साथ ही साथ वारिस भी था। वारिस मतलब है कि अकबर के बाद जहांगीर को ही मुगल शासन का राजा बनाया गया था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था। जहांगीर जो थे उन्होंने भी एक राजपूत राजकुमारी से शादी की थी। तो जहांगीर का जो बेटा शाहजहां था वो भी राजपूत माँ का ही बेटा था। यह वंश तुर्क मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो तुर्क लोग हैं और जो मंगोल लोग हैं, इन लोगों को मिला जुला कर एक नए लोगों के समूह की शुरुआत हुई थी जिन्हें हम मुगल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो तुर्क और मंगोल यानी कि जो मुगल थे, उन्हें तुर्क मंगोल से ज़्यादा वो भारतीय हमें नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भारत में इस तरह से समा लिया था, यहाँ की चीज़ों को उन्होंने इतने अच्छे से अपना लिया था कि अब उनके अंदर तुर्क और मंगोल वाले लक्षण नहीं दिख रहे थे, बल्कि वो पूरी तरह से भारतीय हो चुके। तो यहाँ पर अकबर की जो इच्छा थी अखंड भारत की, उस सपने को उन्होंने किस तरह से पूरा करने की कोशिश की उसके बारे में यहाँ दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने का परिणाम। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले देखा है कि अकबर ने भी एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था। उनके पुत्र जो जहांगीर थे उन्होंने भी एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था। इस तरह से राजपूत घरानों में जो ये संबंध बन रहे थे उसका परिणाम क्या निकला, उसके रिजल्ट क्या निकला। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य अधिक मजबूत। जब इस तरह से मुगल साम्राज्य का संबंध राजपूत राजघरानों से होने लगा तो दोनों ही राजघराने जब मिल गए तो इसने मुगल साम्राज्य को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। मुगल राजपूत के इस संबंध को बाद में शासकों ने भी आगे बढ़ाया। ये चीज ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकबर के काल में ही था। अकबर के बाद जो भी नए मुगल शासक आए उन्होंने भी इस तरह से राजपूतों के साथ संबंध बनाने का जो सिलसिला था उसे आगे बढ़ाया। सरकार, प्रशासन और सेना भी इस संबंध से प्रभावित रहे। तो यहाँ पर इस तरह से मुगल और राजपूतों के बीच जो संबंध बना उससे सरकार, वहाँ की जो सरकार चल रही थी वो भी मजबूत हो गई। प्रशासन, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत मजबूत हो गया। यहाँ पर मुगल साम्राज्य और राजपूत राजघरानों की सेना जब मिल गई तो ये एक बहुत ही बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में भी सामने आई। अब ये इतना शक्तिशाली हो गया ये मुगल साम्राज्य कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुगल साम्राज्य को वो हिला सके। इस संबंध का प्रभाव कला, संस्कृति और रहन सहन पर भी पड़ा। अब यहाँ पर जब दो तरह के लोग आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ संबंध ही नहीं बनता है बल्कि वो उनकी कला, संस्कृति और उनके रहन सहन के तरीकों को भी प्रभावित करता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुई। मुगल साम्राज्य की जो भी कला और संस्कृति थी, वहाँ की अलग अलग तरह की परंपराएं थी, उनको राजपूतों ने अपना लिया। और राजपूत घरानों की जो भी कला संस्कृति थी, उनके रहन सहन का तरीका था, उनके खान पान का तरीका था, इन सारी चीज़ों को मुगल साम्राज्य, मुगल शासकों ने अपना लिया। राजपूतों में मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर के साथ कभी दोस्ताना संबंध नहीं रखे, लेकिन यहाँ पर कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जो कभी भी इस संबंध को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने कभी भी इस तरह के मुगल साम्राज्य के आगे अपने घुटने नहीं टेके, न ही उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनमें सबसे पहला नाम आता है राणा प्रताप का। राणा प्रताप ने अकबर को हमेशा एक विदेशी विजेता के रूप में देखा। उन्होंने कभी भी उसे एक भारतीय के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा उनके बारे में यही सोचा कि वो एक विदेशी आक्रमणकारी थे। वो हमारे भारत में आए, उन्होंने युद्ध किया, यहाँ पर अपनी जीत हासिल की और शासक के रूप में यहाँ शासन करने लगे। तो उन्हें हमेशा उन्होंने एक विदेशी के रूप में ही देखा। वो कभी भी उसे अपने एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। अकबर से संबंध जोड़ने की बजाय वे जंगलों में मारे मारे फिरना ज़्यादा बेहतर समझते थे। उनका कहना था कि इस तरह से विदेशियों से हाथ मिलाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं युद्ध करूं। युद्ध में अगर मैं हार भी जाता हूं और मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मुझे जंगल जंगल भटकना पड़े, वो स्थिति मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। कहने का ये मतलब था कि जो राणा प्रताप थे वो किसी भी हालत में मुगलों के साथ मिलकर के चलना नहीं चाहते थे। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है अकबर द्वारा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को महत्व देना। अकबर जो थे वो भी कला और साहित्य के बहुत ही बड़े एक कद्रदान थे, बहुत ही बड़े जानकार भी थे। तो उन्होंने हमेशा ही इस तरह के लोगों को, जिनमें की कोई अलग तरह का गुण था, वो बहुत प्रतिभाशाली थे, ऐसे लोगों को उन्होंने हमेशा महत्व दिया।
और काफी सम्मान के साथ उन्होंने अपने शासन का हिस्सा बनाया। अपने आसपास प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समूह इकट्ठा किया था। उनके आसपास का मतलब है उनके शासन में, उनके राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि हमेशा उनके आसपास रहते थे, जिनमें एक अलग तरह की योग्यता थी, अलग तरह की उनमें प्रतिभा थी। हमने अकबर के 9 रत्नों के बारे में भी सुना है। 9 ऐसे लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हुआ करते थे। तो इस तरह से वो हमेशा इस तरह के लोगों से घिरे रहते थे जो कि काफ़ी प्रतिभाशाली थे, काफ़ी गुणवान थे। ये सभी अकबर के प्रति समर्पित थे और यहाँ पर सिर्फ वो अपनी कला का ही प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि मन से भी वो अकबर के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, पूरी तरह से समर्पित थे। अब इनमें किनका नाम आता है देखिए, फैजी और अबुल फजल नाम के 2 भाई। यहाँ पर फैजी और अबुल फजल नाम के 2 भाई थे। ये बहुत ही अच्छे लेखक थे, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं भी की थी। इसके बाद है अब्दुल रहीम खान, ये भी एक साहित्यकार थे, लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी थी। बीरबल के बारे में हम सभी जानते हैं। बीरबल जो थे वो 9 रत्नों में सबसे कीमती रत्न माने जाते थे, जो कि हमेशा हर पल वो अकबर के साथ रहते थे। यहाँ तक कि वो कभी कभी हंसी मजाक में अकबर को सबक भी दिया करते थे। बहुत बड़े बड़े ऐसे सबक थे जो वो हंसी मजाक में ही अकबर को दे दिया करते थे। राजा मानसिंह, अब यहाँ पर चूंकि मुगलों का संबंध राजपूत राजघरानों से भी हो रहा था, तो राजा मानसिंह भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अकबर के प्रति काफी समर्पित थे और उनके साथ अकबर के संबंध बहुत ही अच्छे थे। भारत को एक अखंड देश बनाने के लिए सभी धर्मों की बातों का समावेश कर एक नए धर्म का आरंभ किया। अब यहाँ पर अकबर का जो एक सपना था भारत को एक अखंड देश बनाने का, वो कभी भी वो भूल नहीं पाए थे। उस चीज़ को उन्होंने कभी भी नहीं भुलाया था और उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो हमेशा इस कार्य में लगे रहते थे। सभी धर्मों की बातों का समावेश कर, अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए एक और उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की थी और एक ऐसा धर्म था जिसमें कि हर धर्म की अच्छी बातों का समावेश किया गया था, अच्छी बातों को उसमें जोड़ा गया था और एक नए धर्म की उन्होंने शुरुआत की थी। ये नया धर्म कौन सा था? इस धर्म का नाम था दीन-ए इलाही। अकबर मुसलमानों के साथ हिंदुओं में भी लोकप्रिय था। अकबर एक ऐसे राजा थे जो कि मुसलमानों में तो प्रसिद्ध थे ही, उनके दिलों के करीब तो थे ही, इसके साथ हिंदुओं में भी वो काफ़ी लोकप्रिय थे। हिंदू जो थे वो भी उन्हें अपना एक आदर्श राजा जो है वो मानते थे। मुगल वंश को यदि भारत का अपना वंश कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। यहाँ पर मुगल वंश, इसकी स्थापना भले ही बाहर के लोगों के द्वारा या विदेशी लोगों के द्वारा की गई हो, लेकिन बाद में ये जो वंश है ये भारत में इतना ज़्यादा समा गया, इतना ज़्यादा रस बस गया और यहाँ के जो शासक थे उन्होंने भारत के विकास में इतना ज़्यादा योगदान दिया कि इस मुगल वंश को हम बाहर का वंश या विदेशी वंश नहीं कह सकते। इसे हम अपना वंश कह के ही हमें इसे पुकारना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर अकबर के बारे में और भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, किस तरह से उन्होंने एक नए धर्म दीन-ए इलाही की शुरुआत की। तो बच्चों यहाँ पर ये जो भाग 4 बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया, ये शीर्षक यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों आशा है ये शीर्षक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी की पुस्तक भारत की खोज पढ़ने में आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह से एक नए शीर्षक के भावार्थ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।